तो देवियों और सज्जनों, छात्र और छात्राओं, आज जो मुझे विषय दिया गया है वो है इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी। मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में मैंने काम किया है, मैंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में भी काम किया है, लेकिन उस हैसियत से मैं केवल नहीं जानता हूं जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि जब आप अपनी सेवाएं ऐसी संस्थाओं में देते हैं तो आपका जो विश्लेषण या एनालिसिस या असेसमेंट का जो फ्रेमवर्क होता है वो दूसरों से भिन्न होता है। और इसीलिए मैंने, जैसा कहा गया, मैंने 5 किताबें लिखी, उसमें मेरा अपना विश्लेषण है। तो देखिए, आज मैं अपना शुरुआत 2 चीज़ों के साथ करूंगा, और वो 2 उपलब्धियां या घटनाएं, वो 2 उपलब्धियां हैं बालाकोट और एसेट एंटी सैटेलाइट जो टेस्ट हुआ, मिसाइल टेस्ट हमारा, ये 2 घटनाएं हुई हैं। बालाकोट में जो हमने कार्रवाई की, आप इस बात से सहमत होंगे कि ये बिना पुख्ता ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बिना ये नहीं हो सकती थी, क्योंकि आप इसमें अपना स्ट्रैटेजिक एसेट्स यूज कर रहे थे। आपकी जो इंडियन एयरफोर्स है वो एक स्ट्रेटेजिक आर्म है। जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं अपने स्ट्रैटेजिक एसेट्स में, तो फिर फेलियर की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि अगर आप किसी वजह से आप अगर फेल हो जाते हैं तो उसका बड़ा दुष्परिणाम होता है। तो हमने, आपको मालूम है किस तरीके से ये कार्रवाई की बालाकोट में, और हमने क्या किया, इस बात को आप समझ लें। ये आपने मुझे टॉपिक दिया है इंटेलिजेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। हम तो गए, बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा में है, स्वॉट के एज पे है, इस्लामाबाद से कोई 100 किलोमीटर पे है, काराकोरम हाईवे से 35 किलोमीटर पे। हमने ये एक टारगेट चुना, जैश-ए मोहम्मद का कैंप, और उसको ध्वस्त किया। अब ये कार्रवाई, तो आप इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? ये क्या एक्सटर्नल सिक्योरिटी था, ये इंटरनल सिक्योरिटी? हमने उसके कुछ दिन पहले पुलवामा हुआ, तो पुलवामा को आप इंटरनल सिक्योरिटी का मामला बताएंगे, और जब हमने बॉर्डर क्रॉस करके बियॉन्ड पीओके जब हमने जाके उसको ध्वस्त किया, तो वो भी तो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस बात को समझ लें कि पहली बात कि आज कोई हमारे संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, प्रॉक्सी वॉर के संदर्भ में इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को आप 2 नजरिए से नहीं देख सकते। ये दोनों 2 चीजें नहीं है। पुलवामा में आपके यहां आत्मघाती हमला हुआ। अब वो आत्मघाती हमले में कौन लोग थे? इंटरनल सिक्योरिटी तक अगर उसको सीमित रखें तो आप कहेंगे ये लोग कहां से आए, इनको आरडीएक्स किसने सप्लाई किया, किसके आईबी से आए कि पीओके से आए, इनको यहां पर संरक्षण किसने दिया? बात सिर्फ इतनी तक सीमित रह जाएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि पुलवामा, आखिर पुलवामा क्यों, अभी क्यों, किसने किया और क्यों, तो वो जो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जो बाउंड्री, जो हम लोग मेंटल बाउंड्री बना रहे हैं, वो बाउंड्री जो है वो खत्म होनी चाहिए। प्रॉक्सी वॉर है, फॉर गॉड सेक, इट इज अ प्रॉक्सी वॉर, एक प्रॉक्सी युद्ध है। अब ये प्रॉक्सी वॉर, देखिए, बिना कोलैबोरेटर्स के तो हो नहीं सकती है। पुलवामा हुआ, उसमें कुछ लोग कोलैबोरेट करने वाले थे,
वो कौन से तत्व हैं? उसमें कुछ छोटे तत्व हैं और कुछ बड़े तत्व हैं। छोटे तत्व वो हैं जो कि कश्मीर घाटी में जिन्होंने इनको पनाह दी होगी। छोटे तत्व वो हैं जिन्होंने इनको टारगेट तक पहुंचाने में मदद की होगी, और ये हर तरीके से करते हैं। हम केवल अपने आप को छोटे तत्वों पे कंसंट्रेट करते हैं। वो होनी चाहिए सुरक्षा, जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका काम है कि ऐसे जो छोटे तत्व हैं वो उनको न्यूट्रलाइज करना उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन हम बड़े तत्वों को, जो बिगर एलिमेंट्स हैं इस पूरे प्रॉक्सी वॉर बिजनेस में, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। ये छोटे वाले पे कार्रवाई करते रहिए, वो जिहाद की फैक्ट्री जारी रहती है। और बड़े तत्व जो हैं, वो बड़े तत्व कौन है? वो बड़े तत्व हैं आपके हुर्रियत, बड़े तत्व हैं महबूबाज, ये मुफ्तीज, बड़े तत्व हैं अब्दुल्लाज, बड़े तत्व हैं दिल्ली में बैठे हुए लोग। इन बड़े तत्वों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की नहीं। और देखिए, आप बताइए एक बात कि राजीव गांधी की हत्या हुई, आप जो करने वाला था उसको आपने पकड़ लिया, लटका दिया, जो भी उसको मौत की सजा मिल गई या आजीवन कारावास कुछ को मिला। लेकिन करवाने वाला कौन है इसका आज तक पता नहीं चला। कौन है? कोई हिंदुस्तान में है, कोई घर में है, कौन है? कोई बाहर के तत्व हैं, क्या है? ये तो आपको कभी पता नहीं चला। 26/11 हुआ, अजमल कसाब को लटका दिया गया, अजमल कसाब पकड़ा गया, उसको लटका दिया गया। लेकिन उसके पीछे कौन था? उसके पीछे कौन था वो आज तक नहीं पता चला। उसी तरीके से पुलवामा में कौन लोग थे, किसने फैसिलिटेट किया? केवल मैं ये छोटे तत्व तो नहीं फैसिलिटेट कर सकते हैं इसको, इसमें जरूर कोई बड़े तत्व का हाथ है होगा। और एक बात आप समझ लें कि जिस तरीके से बालाकोट को आपने एक टारगेट चुना, जिसको सिलेक्शन ऑफ टारगेट बोलते हैं, तो वो कुछ कारणों से आपने उसको चुना। मैंने जैसा बताया उसका कुछ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस था। आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते थे। आप ये मैसेज देना चाहते थे कि देखिए, ये जो पूरी प्रॉक्सी वॉर है उसमें हमने कन्वेंशनल रिस्पांस की एक जगह बना ली है। अब हम हर तरीके से हम रिस्पांड करने को तैयार हैं। तो आपने एक टारगेट चुना, जो मैं बताया कि वो इस्लामाबाद से कितनी दूर, अटोवाबाद से कितनी दूर, गिलगित बाल्टिस्तान के एज पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के वो बिल्कुल विसिनिटी में है। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपने एक टारगेट को सेलेक्ट किया ताकि एक जबरदस्त मैसेज जो है वो पाकिस्तान और पूरी दुनिया को जा सके। उसी तरीके से जब ये जिहादी तंजीमें जब टारगेट चूज करती हैं, और जब मैं जिहादी तंजीमों की बात कर रहा हूं तो मैं पाकिस्तान के पूरे मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कॉम्प्लेक्स है उसकी बात कर रहा हूं। वो भी जब ये तंजीमें, ये जब मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स जिहादी तंजीमों के साथ मिलके जब ये टारगेट चुनती हैं तो उसमें भी बहुत विश्लेषण जाता है, और वो भी किसी पर्पस से जाता है। आप 2 साल ट्रेनिंग देके यूं ही नहीं आप समुद्री रास्ते से किसी को आप 26/11 करने के लिए भेज देते हैं। कितने ऊंचे स्तर का प्रशिक्षण और कितना डेंजरस जिहादी इंडोक्ट्रिनेशन उसके लिए चाहिए होगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप यूं ही तो नहीं भेज देते।
तो 26 से 11 क्या हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? तो आप एक चीज याद करें कि 26 से 11 में ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो ये जो हम हिंदू जो ये धागे बांधते हैं, वो बांध क्या है, वो उसको क्यों 26 से 11 को हिंदू टेरर बनाने की इतनी होड़ लगी थी कुछ राजनीतिक लोगों में? तो आप देखें, वो भी 2009 के इलेक्शन के पहले हुआ था, और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि 26 से 11 का उद्देश्य सिर्फ यह था कि ये मुंबई में हमला करवा के, समुद्री जिहाद करवा के और उसको हिंदू टेरर का जामा पहनाया जा सके, ताकि आरएसएस को बैन कर दिया जाए और वो इलेक्शन के लिए बिल्कुल जो आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो नाकाम हो जाए। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर कोई मुझे दूसरा इसका कारण बता सकता है तो मैं समझने, सुनने और समझने के लिए तैयार हूं। उसी तरीके से आप सबको ये सोचना चाहिए कि आखिर पुलवामा के पीछे मंशा क्या थी। तो पुलवामा के, देखिए पुलवामा भी जो हुआ वो भी इलेक्शन के पहले हुआ, जैसे 26 से 11 हुआ। टारगेट कैसा चुना गया? वो ऐसा टारगेट था जिसमें कई देश के अनेक प्रांतों के लोग थे उस ट्रक में जिसमें वो आत्मघाती हमला हुआ। जो लोग शहीद हुए उसमें 10 स्टेट के लोग थे, और मेरा असेसमेंट यह है कि इस टारगेट को बड़े केयरफुली चूज किया गया, ताकि जब ये 10 डेड बॉडीज ये शहीदों के उनके मुख्तलिफ स्टेट्स में जाएं तो आपके मोदी साहब हीरो से जीरो बन जाए। अब उनका यह कैलकुलेशन था कि सरकार तो इलेक्शन मोड में है, ऐसा हमला होगा तो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाएगी, और वो जो पूरा उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक जो उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था उस पर तमाम जो पिक्चरें एंड हाउ इज द जोश, वो सारा का सारा वो मोदी साहब का जो एक छवि थी वो बर्बाद हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि ये चुनावी मोड में ये सरकार ये कुछ नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने ये आत्मघाती हमला इस कैलकुलेशन से किया। लेकिन आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? बालाकोट हो गया। लेकिन देखिए, सबसे चिंता की बात है कि आखिर ये कौन लोग मिले हैं वो इन जिहादियों से? आखिर ये किन लोगों ने 26 से 11 करवाया? आखिर ये किन लोगों ने पुलवामा करवाया? ये केवल कश्मीर के नेता तो हो नहीं सकते, कहीं पे बहुत बड़ी साजिश है इसकी। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां समस्या क्या है। समस्या क्या है कि अब एक मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए, एक बंगाल में कोई हाईकोर्ट का जज हो। प्रायः यह देखा गया है कि उस जज को कश्मीर में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। या कई बार हम देखते हैं कि जुडिशरी को जिस तरह से एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेना चाहिए पूरे इंटरनल मतलब सिक्योरिटी का, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी शामिल है, उसका उस परिप्रेक्ष्य में वो नहीं देखते हैं। और ऐसे नहीं है कि ये तत्व आइडेंटिफाइबल नहीं है। आप इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंस छोड़ दो,
कि आपको क्या इंटेलिजेंस मिला, नहीं मिला, कितनी बम धमाके बचाए जाते हैं, आप कैसे महफूज हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो तत्व जो है साहब, इसके लिए इंटेलिजेंस की क्या जरूरत है? दे आर आइडेंटिफाइबल। आप बताइए कि क्या जिसने ये किताब रिलीज की 26 से 11 आरएसएस की साजिश, वो आइडेंटिफाइबल नहीं है? वो आपके स्टेट में नेता फिर घूम रहा है और हम ही लोग में से ऐसे लोग हैं जो उसको वोट देते हैं, जो करकरे के साथ अनऑथराइज्ड वे में बात कर रहा था। क्या वो आइडेंटिफाइबल नहीं है? जिन लोगों ने यह कहा कि समझौता एक्सप्रेस ये हिंदू टेरर का ये साजिश थी, ये हिंदुओं की साजिश थी, क्या वो आइडेंटिफाइबल नहीं है? क्या जो ये स्टोन पेल्टिंग करवाते हैं लोग, हुर्रियत, वो आइडेंटिफाइबल नहीं है? क्या कन्हैया आइडेंटिफाइबल नहीं है? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग आइडेंटिफाइबल नहीं है? आप बताओ, मतलब इसमें तो ये तो सबके सामने है ये। लेकिन आज कन्हैया वो चुनाव लड़ रहा है और लोग उसके मीटिंग्स में जा रहे हैं। आप एजेंसीज काम ना करें, उससे खतरनाक ये लोग हैं जो उसके पीछे जा रहे हैं, और वो भी उतने ही बड़े देशद्रोही हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का स्लोगनरिंग हो रहा है जेएनयू में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, क्या उसके वो आइडेंटिफाइबल नहीं है? तो सब कुछ देखते हुए आप अगर मुझसे पूछते हो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इंटरनल सिक्योरिटी, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तो इनको नहीं बताया। अब बात कहां रुक जाती है आके? आइडेंटिफाइबल है, आप भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, देश की जनता ने आइडेंटिफाई कर लिया है, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। और आपको इतना बता दूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनके पूरे बाप दादा 10 पुश्त से लेके उनको सबको आइडेंटिफाई करके सरकार के पास वो रिपोर्ट भेजती है, ठीक है? लेकिन समस्या कहां होता है? तो मैं कह रहा था आपको कि बंगाल में बैठा एक जज, वो कभी ओवरऑल पर्सपेक्टिव नहीं लेता है। मैं बात करता हूं कश्मीर में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। कश्मीर के तार हुजी के साथ हरकतुल जो जिहादी जो इस्लाम जो हुजी जो बांग्लादेश का है, उसके साथ क्या रिश्ता है, वो उस पर वो तवज्जो नहीं देता। डेमोग्राफिक असॉल्ट फ्रॉम बांग्लादेश, वो आसाम के मुख्यमंत्री और आसाम के लोगों के लिए समस्या है, लेकिन वो नेबरिंग स्टेट वेस्ट बंगाल में वो समस्या नहीं है। अब बताइए कि दो राज्य दोनों इलीगल माइग्रेशन से दोनों पीड़ित हों और एक का रवैया ऐसा हो और दूसरे का रवैया ऐसा हो। एक नेशनल सिटीजन रजिस्टर को सपोर्ट करता है तो दूसरा उसको अपोज करता है। तो जब चीफ महबूबा हो या कोई मुख्यमंत्री हो कश्मीर का, उसको क्या मतलब कि दिल्ली की सरकार कितनी पीड़ित है इन जिहादियों से? अब आप लोग आइडेंटिफाइबल का बात करते हैं, तो क्या वो शेख अब्दुल्ला आइडेंटिफाई नहीं हो गया था? क्या इसका ये महबूबा के जो पिताजी थे, क्या वो आइडेंटिफाइड नहीं हो गए थे कि कैसे इन्होंने ग्लोबल जिहाद लाया? क्या उन्होंने नहीं बोला था? पाकिस्तान को धन्यवाद नहीं दिया था कि आप मतलब सक्सेसफुल चुनाव करने के लिए उनको बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद दिया था पाकिस्तान को। तो देखिए ये पूरी जो सोच जो है
वो पैन इंडियन सोच नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है हमारे यहां कि जब आपकी ऐसी मानसिकता हो, ऐसी कंपार्टमेंटलाइज सोच हो, तो आप इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम को एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देखते हैं। और ये जितने ये देश के दुश्मन जो हैं, वो उनकी यही कोशिश होती है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से हम केवल लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बना दें। लेकिन जो आपके देश के दुश्मन हैं या जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी पे जो फिनोमिनन इंपैक्ट करता है, जैसे माओइज्म, जिहादिज्म, वो लोग इस कंपार्टमेंटलाइज सोच के नहीं है, वो पूरा पैन इंडिया बेसिस पे वो ऑपरेट करते हैं। जिहादी नेपाल से आता है, इधर से आता है, कश्मीर में घुस जाता है, लश्कर ए तोयबा का वहां से हुक्म होता है, पटना में ब्लास्ट हो जाते हैं। लश्कर ए तोयबा जाके बांग्लादेश में कुछ करता है, फिर वहां से उसका रिवर्बरेशन आपके मुंबई को, जो पुरुषपेंद्र जी कह रहे थे, आजाद मैदान में होता है। तो आप उनकी सोच देखो और हमारी सोच देखो। तो जब हमारे आर्मी चीफ जब बात करते हैं 3 फ्रंट की, कोई 3 फ्रंट बोलता है, कोई 2.5 फ्रंट की बात करता है, तो वो बात किस थर्ड फ्रंट की वो कर रहे हैं? वो तीसरा फ्रंट है आपका इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट। और उस इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट में जो दो बड़ी चीजें जो आपको इंपैक्ट आज कर रही हैं, वो है जिहादिज्म और माओइज्म। अब ये जिहादिज्म और माओइज्म ये क्या है? ये आपके एक्सटर्नल एनिमीज का, यानी चीन और पाकिस्तान का ये इंटरनल मैनिफेस्टेशंस है कि नहीं? चीन और पाकिस्तान का ये इंटरनल मैनिफेस्टेशंस है। अब ये शुरू कहां से हुई, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, वो साल था 1979, ये बहुत अहम साल था दुनिया के इतिहास में। इस समय कई घटनाएं घटी। सबसे बड़ी घटना घटी कि ईरान में क्रांति हुई। वो एक शिया क्रांति थी। उसके जवाब में सऊदीज ने वहाबिज्म को, पेट्रो डॉलर्स बहुत थे उनके पास, उससे प्रमोट करना शुरू किया। सुन्नीस का रेडिकलाइजेशन हुआ। उसके बाद सुन्नी रेडिकलाइजेशन को कम्युनिज्म के अगेंस्ट, सोवियत फोर्सेस के खिलाफ अफगानिस्तान में उससे भिड़ाया गया। अफगानिस्तान के बैटलफील्ड के ही कारण सोवियत यूनियन डिसॉल्व कर गया, स्प्लिंटर कर गया। ठीक है। अब जीती हुई विचारधारा कौन सी थी? जिहादिज्म। हारी हुई विचारधारा थी कौन सी? कम्युनिज्म। ये विचारधारा 90 की शुरुआत से, जब 80 का दशक का अंत हुआ, वो दोनों के जीती हुई और हारी हुई विचारधारा दोनों भारत पे हावी हो गई। और उसके बाद अब आपको क्या देखने को मिल रहा है? अब आपको मिल रहा है ये दोनों विचारधाराओं का समागम, जो आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखा। ये है इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट आपका, जो कि एक्सटर्नल उससे लिंक्ड। अब इसमें माओइज्म में कौन कौन फीड कर रहा है? इस माओइज्म में कौन कौन फीड कर रहा है? इसमें चर्च, इसमें जाहिर सी बात है, जब आपका कोई ऐसी कोई एक टूल है जो कि आपको अंदर से आपको खोखला करने की कोशिश करे, तो उसमें और कई तत्व आके जुड़ जाएंगे। तो उसमें चर्च है, उसमें एनजीओज है। सोनिया गांधी के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कौन लोग थे? घोर माओवादी, घोर माओवादी।
आप ही के बगल के स्टेट का वो एक विनायक सेन था, जब उसका ट्रायल हो रहा था तो आपको मालूम है रायपुर कोर्ट में यूरोपियन पार्लियामेंट की, यूरोपियन कमीशन की एक पूरी डेलीगेशन आई उसके ट्रायल को वॉच करने के लिए। था अंदाजा लगाओ इन चीजों का। वो आई वहां से, उन्होंने पूरी ट्रायल देखी। जब बेल मिला तो आपको मालूम है बेल मिलते के साथ विनायक सेन को हेल्थ कमेटी के का मेंबर बना दिया गया। उसमें वो प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन के एक हेल्थ कमेटी का मेंबर बना दिया गया। अब ये माओइज्म में कौन फीडिंग और कर रहा है? जिहादीज भी अब फीड करना शुरू कर दिए। और ये एक योजनाबद्ध साजिश है ये जिहादियों और माओवादियों का आना। उसके बाद अब आप जिहादी ले लें तत्व, जिहादीज में कौन फीड कर रहे हैं? उसमें पॉलिटिशियंस फीड कर रहे हैं। हाफिज जी बोलने वाले लोग, हाफिज साहब बोलने वाले लोग, आरएसएस की साजिश बोलने वाले लोग, 26 से 11 करवाने वाले लोग, पुलवामा में करवाने वाले लोग, ये लोग। और ये देखिए, मैं एक बात यहां बता दूं, और मैं हर जगह ये बात कहता हूं कि ये जितने ये शब्दावली है, राइट विंग, लेफ्ट विंग, लेफ्ट ऑफ द राइट, राइट ऑफ द क्या क्या इनका अल्ट्रा लेफ्ट, ये सोशलिज्म, ये सारे के सारे इंपोर्टेड टर्म्स। और कोई भी चीज, मैं ये हमेशा बोलता हूं, कोई विचारधारा आप इंपोर्ट करोगे वो आपको तबाही पहुंचाएगी। अब आपको मैं एक बात बता दूं, मुझे चलो इन विचारधाराओं से भी मुझे कोई एतराज नहीं है। कोई क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ फॉलो करना चाहता है वो करे, कोई जिहादी, कोई इस्लामिक वे ऑफ लाइफ फॉलो करना चाहता है वो करे। प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जब आपके तार कहीं और से जुड़े हुए हैं, जब आप कहीं बाहर से कंट्रोल हो रहे हो, जैसे कि हमारे बहुत सारे जो ये चर्च के लोग हैं उनका डायरेक्ट कंट्रोल वेटिकन से है। वेटिकन का कंट्रोल, और मेरे बात पे यकीन माने, बिल्कुल लुटियंस दिल्ली में है, बिल्कुल लुटियंस दिल्ली में है। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, आजकल कुछ लोग, वो आपने देखा, वो मंदिरों का बहुत दौरा कर रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं। आप साहब एक बात बताओ कि इसके पहले भी तो बहुत चुनाव हुए थे, इसके पहले भी तो बहुत चुनाव हुए थे। 2009 में भी हुआ था चुनाव, 2014 में भी चुनाव हुआ था। क्या उस समय मंदिरें नहीं थी क्या? उस समय ये जनेऊधारी हिंदू लोग नहीं थे क्या? ऐसा क्या हो गया 2014 में? ऐसा क्या हो गया? अब आप मोदी साहब के कारण अगर आप इस आस्था के भ्रमण पे निकले हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये देखो, ये कैसी शक्तियां हैं, ये पॉलिटिकल शक्तियां, जो कि आप ही, अंग्रेजों ने भी यही किया था, आप ही के धर्म को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, इसमें ये कौन कौन से तत्व इसमें फीड करते हैं। और ये जो बाहर से नियंत्रण की बात कर रही है, एक स्टेट है अरुणाचल, वहां के मुख्यमंत्री को बदला गया। उनका नाम था गैमलिन, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। तो गैमलिन साहब जो हैं, उनको वो अपनी कुर्सी गंवा कर बैठे चीफ मिनिस्टर की। मुझे अंदर के सोर्सेज से पता चला कि उनको इसलिए हाथ धोना पड़ा क्योंकि वेटिकन से कॉल आया था कि ये कन्वर्जन में ये मदद नहीं कर रहे हैं, ये एक ब्लॉक बन के खड़े हैं कन्वर्जन का, रिलीजियस कन्वर्जन का। तो अगर आप
ये अरुणाचल में एक तिरप सेक्टर है जहाँ से 7 MLA आते हैं और वो सारे क्रिश्चियंस हैं। उनको कह के, ये लुटियंस दिल्ली से कह के उनको उनका सपोर्ट वापस लिया गया और उनकी कुर्सी उनसे खींच ली गई। तो ये है बाहर का नियंत्रण। तो छात्र और छात्राओं देखो, ये हमने ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया। ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हमको हमारे थ्रेट परसेप्शन किससे है ये बताने को की बात नहीं है, लेकिन फिर भी दोहराता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना से है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर इनेबलर कौन है? चाइना है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कवर कौन देता है? चाइना देता है। तो चाइना ने 2007 में ये एंटी मिसाइल, ये एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया। तो जाहिर सी बात थी, हमारा तो नेबर है पाकिस्तान, हमारा थ्रेट है ऐसे चाइना, हमको तो रिस्पॉन्ड करना था। हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि 2010 तक हमने जितने ये बिल्डिंग ब्लॉक्स थे ये हमने बना लिए थे। 2012 में इन्होंने कहा कि हमको परमिशन दो, हम इसको टेस्ट करेंगे। परमिशन नहीं दी गई। क्यों नहीं परमिशन दी गई, इस पर आपने कभी सोचा? अमेरिकन्स का तो प्रेशर हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो चाहते थे कि आप करें। क्योंकि 2007 में जब ये टेस्ट हुआ तो एक मैसेज देना चाहता था चाइना अमेरिकन्स को कि देखो, स्पेस की क्षेत्र में तुम्हारा राइवल ये रशिया नहीं है, हम हैं। इसमें जो प्रो चाइना लॉबी जो है वो बहुत एक्टिव हो गई। और प्रो चाइना लॉबी जानने के लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। वो केवल जेएनयू में ही नहीं है, वो हर पार्टी में है, वो केवल कम्युनिस्ट नहीं है। अगर कोई देश का नेता जो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री मानता हो, अगर वो चुपके चुपके चाइनीज एम्बेसी में डोकलम क्राइसिस के बाद जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? वो किसका आदमी है? वो किसका आदमी है? लेकिन हमारे यहां लोग ऐसे कठोर सवाल पूछते नहीं। दूसरी बात, क्यों नहीं लोग चाहते थे कि हमारे पास देखो ये स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, दीज आर सिस्टर टेक्नोलॉजीज। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कोई ये नहीं चाहता था कि हम इस कैपेबिलिटी में हम आगे एडवांस करें। उन लोगों ने सबोटाज करवाया। और तभी आप देखो, अगर ये रिलेटेड नहीं, जैसे कि एपीजे कलाम साहब, वो पहले इसरो में थे, इसरो से वो डीआरडीओ में आए, ठीक है। तो उसको सबोटाज किया गया। और वो सबोटाज तब तक नहीं हो सकता है जब तक आपके देश में पॉलिटिकल सबवर्जन नहीं हो। और मौजूदा सरकार में, और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बात कह रहा हूं, मौजूदा सरकार में सबवर्जन इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है और आपके पास एक ऐसा न्यूक्लियर ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जिसको दुनिया की कोई ताकत सबवर्ट नहीं कर सकती है। और इसीलिए ये जो अभी हमारी जो असैद प्रशिक्षण जो हुई वो सफल हुई, किसी को कानो खबर नहीं हुई। और आगे भी क्या होगा वो मुझे भी नहीं मालूम है। अब आपको मैं आपका ध्यान में आप ध्यान दें उस समय की 90s में क्या हुआ था।
हम कायरोजेनिक इंजिन्स बना रहे थे बहुत तेजी से, हम कार्य चल रहा था। एक कहीं से इन्होंने एक महिला लाए मालदीव्स की, और ये साइंटिस्ट थे अपने नंबी नारायण, उन पर एक एस्पियोनाज का केस थोप दिया। नंबी नारायण को अभी इस साल उनको पद्म भूषण का उनको अवार्ड दिया गया। इतने साल उसको क्या मैं कष्ट, मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा की आप एक पेट्रियट को, एक राष्ट्रभक्त को आप इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करें। वो आदमी को फिर अगर किसी ने इज्जत वापस दी, उनका सम्मान वापस दिया, वो था आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आपके नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन मुझे इस बात में कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, और मैं ये अभी तो मैं पिछले सरकार के दौरान भी टेलीविजन में मैं जाता था तो मैं ये बात कहता था कि हर आदमी जो देशभक्त है वो उस रेजिम का दुश्मन बन जाता था। वो तो पता नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी था इसलिए शायद उन्होंने ओवरलुक कर दिया, नहीं तो मुझे भी अंदर ही कर देते, वो निपटा देते मुझे। तो देखिए ये नंबी नारायण के साथ किस तरीके से, और मैं आपको बता दूं इन एजेंसीज में भी कुछ लोग का रुख जो है वो पेट्रियाटिक नहीं होता है। नंबी नारायण वाले केस में एक गुजरात का पुलिस ऑफिसर, अब यहां से डेपुटेशन पे जाते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज में, अब जो नालायक आपके मध्य प्रदेश में नहीं काम किया, आप क्या सोचते हो कि वो जाके वहां पे आईबी में और रॉ में वो जेम्स बॉन्ड बन जाएगा? जो नॉर्थ ईस्ट से भागा हुआ पुलिस ऑफिसर है वो इंटेलिजेंसीज में वो आएगा। उस पुलिस ऑफिसर को मैंने टेलीविजन पे साफ बोला था कि इसरो के ये पूरे फैब्रिकेशन में ये तुम्हारा हाथ था। आपने देखा होगा वो बहुत ही एंटी मोदी था, पहले बहुत टेलीविजन पे आता था, अब उसका पता लगाना। इन लोगों ने आप इशरत जहां वाला केस आपने देखा था, ये कौन तत्व थे? इशरत जहां, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लश्कर तोयबा की ऑपरेटिव थी, लेकिन वो मोदी साहब के जान के पीछे पड़ी गई थी, उसी के लिए उसको तैयार किया गया था। इसलिए इशरत जहां वो देश की बेटी हो गई, किसी के लिए बिहार की बेटी हो गई। मोदी साहब को खतरा ही नहीं। ये बात बता दूं, मैं एक टेलीविजन चैनल पे था और ये 2012 या 13 की बात है, तो एक कहीं से इनपुट आया होगा उस चैनल को, थ्रेट टू लाइफ ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो मैंने जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस था, जो मेरा इनपुट्स था, जो मेरा असेसमेंट था, मैंने वहां पे दिया। बाद में मुझे उस एंकर ने कहा कि बहुत टेलीफोन्स आए कि तुमने क्यों दिखाया ये कि नरेंद्र मोदी के जान को खतरा है। 2013 में अक्टूबर में मैं पटना में था जब बम धमाके हुए। फिर भी आपने कभी सुना कि जिस तरीके का एक बेचैनी, एक तरह का क्रिटिकल असेसमेंट आप लोगों ने किसी ने देखा? पूरा उनका एटीट्यूड जो था उस समय, ये जो राजनीतिक जो लोग हैं कि ये बच कैसे गया। एक बड़े राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूंसी में
यही लोगों का व्यवहार था या उनका आचरण था कि जैसे वो कह रहे हो कि ये बच कैसे गया। तो इस तरीके से आपका इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो पॉलिटिक्स से मिक्स कर गया। इट हैज गॉट हॉरिबली मिक्स्ड। अब आखिरी में ये सब हुआ कैसे और हम इस स्थिति तक कैसे पहुंचे। देखिए, और मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनना कि ये सबवर्जन कैसे होता है और कैसे पॉसिबल है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में सबवर्जन बहुत आसान है, और अगर बाहरी ताकतें जुड़ जाएं आपके यहां तो और भी आसान है। आप बताइए कि देश का एक प्रधानमंत्री का देहांत हो, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक बहुत विद्वान व्यक्ति था, जो कि फॉरेन पॉलिसी में कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी, इन हैंडलिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी उसका अभी तक जवाब नहीं था, जो आदमी एक स्वतंत्रता सेनानी था, हर कैबिनेट में होता था वो आदमी, एक पूर्व प्रधानमंत्री, मैं नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूं, जब उनका देहांत हो जाता है तो एक इटालियन महिला ये तय करती है कि ये भारत की जमीन पे इसका, दिल्ली की जमीन पे इसका अंतिम संस्कार होगा कि नहीं। आपने इस पर कभी सोचा है? भारत की मिट्टी से जन्म लिया हुआ एक प्रधानमंत्री, उसका अंतिम संस्कार कहां नहीं हो वो एक इटालियन महिला तय करेगी। और फिर आप कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। आपका क्या मतलब है इंटेलिजेंस से? इंटेलिजेंस से मतलब है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज तब तक काम कर रही हैं जब तक कि आप बम धमाकों से महफूज हो। आप इसलिए आप सराहेंगे कि अब सरोजनी नहीं हुआ, जयपुर नहीं हुआ, अब अयोध्या नहीं हुआ, वाराणसी नहीं हुआ, मुंबई नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए। क्या इंट एजेंसीज का बस इतना ही काम है? आपका कोई काम नहीं है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें कि इंट एजेंसीज आप देश के हित में काम कर सकें। यह तो बहुत बड़ा स्वार्थ है, यह तो बहुत बड़ा स्वार्थ है। इसीलिए जब पहले कुछ पुलवामा के इंट एजेंसीज क्या कर रहे थे, तुमने क्या किया? आपने वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया। देखिए, इंट एजेंसीज को पावर नहीं है कि वो किसी के यहां जाके रेड कर ले, किसी को अरेस्ट कर ले। आपको ये मालूम होना चाहिए इंट एजेंसीज जो है वो केवल अपना इंफॉर्मेशन जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है उनको दे देती है। इंट एजेंसीज कह सकती है कि इशरत जहां एक महिला है वो आज यहां है, लखनऊ गई है, इन लोगों से मिली है, अब यहां उसका ये लोकेशन है, वो तो केवल ये इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। बाकी कार्रवाई तो जहां पर लोग हैं, जो आपका स्टेट अपरेटस है, रिस्पेक्टिव स्टेट्स का अपरेटस है, वो करेगा। तो आप जो खबर देने वाले को ही आप उसको देश का दुश्मन बना दो। और ये प्रधानमंत्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे क्या हुआ था? इशरत जहां के केस में आईबी को सीबीआई से पिट कर दिया था। और यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर, जिसके किस्मत में पॉलिटिक्स लिखा ही नहीं था, उसका जब अंतिम संस्कार की बात आई तो यह भी आदमी मौन रहा। यह भी आदमी मौन रहा। एक कहावत है ना हमारे यहां, दे स्टूप टू कॉन्कर। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो कि कुर्सी पाने के लिए वो जितना हो गिर सकते हैं। लोग बहुत ये कहते हैं, उसको ब्लेम करते हैं उसको। मैं सबसे ज्यादा उस शख्स को ब्लेम करता हूं जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी की मर्यादा का उल्लंघन किया। वो तब जब उसने अपने ऊपर एक दूसरे सुपर प्रधानमंत्री को मान लिया, और वो आदमी एक इंटेलिजेंसी, उसके नाक के नीचे एक इंटेलिजेंसी दूसरे इंटेलिजेंसी के साथ आपने उसको पिट कर दिया। और आखिरी में देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि इस देश को ये जो फॉरेन इज़म्स हैं, जिहादिज्म, माओइज्म, टेररिज्म, इनसे निजात मिले, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर का न्यूरो सर्जरी करना होगा। आप अगर अल्टीमेट एनालिसिस करें तो उसमें आप पाएंगे कि ये जितनी बीमारी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से ये फैली है पूरे हिंदुस्तान में। कहीं ना कहीं से उसके तार जुड़े हुए हैं। अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपने देख लिया वो रंग, टुकड़े टुकड़े गैग का। कश्मीर, जिहादिज्म, माओइज्म, किस तरीके से उनका समागम हुआ। तो पहले जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने कश्मीरी पॉलिटिशियन को तो 47 के बाद से ही वो अपने कंट्रोल में उन्होंने कर लिया था, और उसके बाद वो धीरे धीरे उनको ये पता चल गया था कि बाकियों को कैसे कंट्रोल करना है, नियंत्रण में करना है। तो आप लोग ये मुहिम चलाएं कि हमारे जिस डॉक्टर साहब की बात की पुष्पेंद्र जी ने, अब वो न्यूरो सर्जन बन जाए और जे.एन.के का तत्काल न्यूरो सर्जरी करे। देश उनसे ये अपेक्षा करती है और वही ये काम कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।